हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारी जो जियोग्राफी एनसीईआरटी है उसकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो हम रोज़ डेली का एक चैप्टर करेंगे। तो हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी का है और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर हमारा जियो का है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारा जो सौर मंडल है उसका क्या रोल है, सौर मंडल में क्या कुछ है और उसमें पृथ्वी का क्या रोल है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा लगता है। अब आप भी सोच कर देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। जब सूर्यास्त होता है, मतलब कि जब सूर्य छिपना शुरू होता है, तो उस समय क्या होता है, जो आकाश होता है वो ऑरेंज सा हो जाता है, रेड ऑरेंज कलर का। तो वो बहुत अच्छा देखने को लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे पूरी तरह जब अंधेरा होने लगता है तो उनकी संख्या होती है, जैसे छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं, फिर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाद में फिर इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो संपूर्ण आकाश जो होता है, जो पूरा हमारा आकाश है, जब हम खुले आसमान के नीचे बैठते हैं या लेटते हैं तो ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, तो हमारा जो आकाश होता है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे जड़े हों। कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो, अगर नहीं देखा तो अब देखना। जब आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आसमान में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए हैं। तो इनमें कुछ जो होते हैं वस्तुएं टिमटिमाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उनको अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट होती है वो बाकियों से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के बराबर चमकते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। तो देखिए, चंद्रमा भी दिखता है हमें आकाश में रात के समय। जैसे दिन में हमें सूर्य दिखता है, तो रात समय हमें क्या, चंद्रमा और छोटे छोटे जो होते हैं वो हमें चमकती हुई वस्तुएं नज़र आती हैं। तो उनको हम तारे कहते हैं, जो छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं। ये अलग अलग समय पर इनका आकार अलग और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जब पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात, इसे पूर्णिमा कहा जाता है। मतलब इससे ये कंसेप्ट निकलता है कि पूर्णिमा क्या होती है, जब पूरे चंद्रमा वाली एक रात होती है 1 महीने में, तो उसको पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिनों बाद हम इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब कि जब आसमान साफ होगा तो आप आसमान को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जब चांद नहीं होता। अब देखिए, आपको क्या कभी ऐसा, आपने छोटे होते या कभी जब आप बचपन में थे या कभी स्कूल जाते थे, कहीं भी आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि जो चीज़ हमें रात में दिखती है वो दिन में कहाँ गायब हो जाती है। मतलब हमें दिन में ऐसी वस्तुएं क्यों नहीं दिखती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं दिख पाती। ऐसा नहीं है कि वो दिन में गायब हो जाती हैं या होती नहीं है, दिन में भी वही वस्तुएं वहीं पर होती हैं। लेकिन दिन में क्या होता है कि सूर्य जो है, हमारा सूर्य, उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके सामने दूसरी वस्तुओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है। सूर्य, चंद्रमा और जो सभी वस्तुएं जो कि रात के समय आकाश में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जिन्हें हम स्टार बोलते हैं, तारा, तो ये क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। इसमें कुछ बड़े आकार के, कुछ छोटे होते हैं। ये सभी गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा होती है और वो बड़ी मात्रा में अपनी ऊर्जा, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। रात के समय हमें बहुत से तारे नज़र आते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा चमकदार होते हैं, थोड़े कुछ कम चमकते हैं। तो उनकी क्या होती है, हमें इतनी दूर से हमें उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं। क्योंकि छोटे छोटे नज़र आते हैं तो काफ़ी दूर है। जो चीज़ आपने कभी देखा होगा, जो चीज़ दूर होती है हमसे, हमारी नज़रों से, वो बहुत छोटी नज़र आती है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास होती है तो वो क्या होती है, बड़ी नज़र आती है।
आप एरोप्लेन देख सकते हैं। एरोप्लेन आपने कभी रियल में देखा होगा या कहीं एयरपोर्ट पर, तो वो बहुत बड़ा होता है, लगभग मतलब बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन जब उसे आसमान में आप उड़ता देखते हो तो वो छोटा नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है? आकार उनका बड़ा होता है लेकिन वो काफ़ी दूर होने के कारण हमें छोटे नज़र आते हैं। रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों के कुछ हमें ग्रुप नज़र आते हैं, समूह नज़र आते हैं कि कुछ तारा ये यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, है ना कुछ। तो उनसे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कुछ शेप्स बन जाती हैं, आकृति। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब जो ग्रुप बने होते हैं उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और जो मंडलों के आगे जो अगर हम देखें नाम, तो अर्सा मेजर या बिग बियर ये नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ही होता है नक्षत्र मंडल, मतलब सप्तऋषि। जो सप्तऋषि ये इस नक्षत्र मंडल का एक नाम है, मतलब तारों के समूह का। ये आसानी से हमें दिख जाता है। इसमें 7 तारे होते हैं। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ पर हम पिक्चर में देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ बना हुआ है, ये है नक्षत्र मंडल। तो इसमें ये सप्तऋषि है। इसमें क्या होता है, सप्तऋषि में एक शेप बनती है ऐसे, पहले बॉक्स फिर ऐसे एक डंडी सी बन जाती है। तो ये 7 तारों का समूह होता है। इसमें इससे क्या होता है, पुराने समय में अगर हम देखें तो लोग क्या करते थे, रात के समय अगर दिशा का पता लगाना हो तो नक्षत्र मंडल की सहायता से, मतलब सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा देखते थे। और ध्रुव तारे को मतलब उनकी पहचान करके ही दिशा का अनुमान लगाते थे। जैसे कि उत्तरी तारा जो होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। आसमान में हमेशा एक जगह पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखिए, आपने अगर कभी नहीं देखा तो आज ज़रूर रात को देखिएगा। तो ये देखिए, ये है सप्तऋषि। इसके ये जो मेन मतलब तारे, संकेतक तारे हैं, 2 तारे, तो इनके बिल्कुल सीधी रेखा में आप देखेंगे एक तारा होगा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला होगा। तो ये ध्रुव तारा होता है। तो ये ध्रुव तारा जिस तरफ होगा वहीं पर उत्तर दिशा होगी। तो प्राचीन समय में लोग इसी तरह दिशा का अनुमान लगाते थे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। हमने देखा था कि खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह। ग्रह जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। तो ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक होता है जो चारों तरफ घूमता हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो इसको ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जो खगोलीय पिंड होते हैं, वैसे तो सभी के पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, सूर्य से अपना प्रकाश लेते हैं। तो उन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी भी हमारा ग्रह, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य से अपना प्रकाश लेता है, वहीं से अपनी ऊर्जा लेता है। ये दूसरा जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है जो सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा, क्योंकि उसका अपना एक ग्रह है, अपना एक प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है। तो वो भी एक तारा है। तो उसके नज़दीक जो, मतलब पृथ्वी के नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य। तभी हमें इतना बड़ा सूर्य दिखता है। अगर सोचिए, अगर हमें छोटा सूर्य दिखता तारों की तरह, तो इट मीन्स कि वो बहुत दूर है, लेकिन हमें बड़ा सूर्य दिखता है। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब हम पृथ्वी को ऊपर से या चंद्रमा के ऊपर जाकर हम देखते हैं, मतलब हम तो नहीं देख सकते, जो भी एस्ट्रोनॉट या कोई भी जाते हैं, तो उन्हें क्या नज़र आता है कि पृथ्वी भी चमक रही है, क्योंकि वो अपना प्रकाश कहाँ से ले रही है, सूर्य से ले रही है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा मूवी में या सीरियल में, कहीं पर भी क्या होता है कि दूरबीन से कुछ लोग तारों को या ग्रहों को देखने की कोशिश करते हैं। दूरबीन से इन चीज़ों को देखा जा सकता है।
अब देखिए ये है हमारा सौर मंडल। सॉरी ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, चलिए थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सूर्य। सूर्य बिल्कुल केंद्र में है, तो इससे के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। बुध के बाद कौन सा है? मरकरी। उसके बाद वीनस। उसके बाद कौन है? पृथ्वी। मतलब ये सभी ग्रह हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल वाइज बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो ये पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे ग्रह भी दिए हुए हैं। इसको हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल होता है जो सूर्य का परिवार होता है, सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, पूरा एक सिस्टम में चलता है। सूर्य बीच में है, तो इसके आसपास क्या है? सारे ग्रह अपनी एक कक्षा में, मतलब अपनी एक जो भी उसका रास्ता है उस रास्ते में घूम रहे हैं चारों तरफ। तो ये सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में कितने? 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो हम देखते हैं वो एक उपग्रह है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जितने भी ग्रह हैं सभी के पास अपने कुछ चंद्रमा हैं जो कि उसके उपग्रह हैं, जो कि उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए आपने और ऐसे शब्द सोचने हैं, अगर नहीं भी सोचेंगे कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो सौर मंडल कैसे बना? मतलब सोल सूर्य से सौर मंडल कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य में 8 ग्रह हैं, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल में कितने? 8 ग्रह हैं, जिसमें और क्या आता है? खगोलीय पिंड भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड हैं, तो सभी से मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। मतलब मेन मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है, तो उसको सौर मंडल कहा जाता है। अब देखिए सूर्य सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में है, बिल्कुल सेंटर में। बाकी इसके आसपास बाकी ग्रह। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है, तभी तो इसका इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, इतनी ऊर्जा होती है। इसका खिंचाव बल इससे सूर्य मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। हमने देखा था कि जो सूर्य एक तारा है पृथ्वी के नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये इतना नज़दीक नहीं है, ये बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप खुद सोचिए 15 करोड़, 1 करोड़ में आप सोचिए कितना होता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की बात हो रही है। तो इतना दूर है सूर्य पृथ्वी से, लेकिन फिर भी जब गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सोचिए अगर थोड़ा सा भी सूरज हमारे नज़दीक आ गया तो हम तो मतलब क्या ही हो जाएगा। अब देखिए जियोग्राफी वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा, इसके बाद हम ग्रह करेंगे। जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। GE जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया, उसका अर्थ होता है लिखना। मतलब जियोग्राफी मेन अगर देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड से बना है और ग्राफिया के अर्थ से ये निकला है। अगर हम जियो को अलग अलग वर्ड से जोड़ दें, जियोलॉजिया मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन करना, लॉजिया। जियोमेट्री मतलब कि पृथ्वी का मापन करना, मैट्री में क्या होता है? माप तोल करना, है ना। जियोइड्स यानी कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप हों। अब देखिए हम ग्रह की बात करते हैं। हमारे जो सूर्यमंडल या सूर्य परिवार है, सोलर सिस्टम है, उसमें टोटल 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर देखा जाए, मतलब सबसे पहले सूर्य, तो फिर इसके सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर लास्ट में नेपच्यून। तो इनको अरुण वरुण भी कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है इंग्लिश में, अगर आपको याद करने हैं तो आप इससे कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, मतलब कि एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सभी ग्रह के नाम आप सीक्वेंस वाइज ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद तो आप हिंदी में याद कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये भी याद हो जाएंगे आसानी से। अब देखिए सबसे पहले जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं सभी एक निश्चित कक्षा में, मतलब पथ पर अपना सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्तकार में फैले हुए हैं, मतलब एक वृत्त चाप की तरह ऐसे गोल करके, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। मतलब ये सूर्य है, ये बुध है, तो जब ये पूरा चक्कर करता है तो इसे 88 डेज लगते हैं पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी की तरह है, लगभग समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले ये खोजे गए खगोलीय पिंड बोने ग्रह हैं, मतलब तथा प्लूटो जो है बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। बोने क्यों? क्योंकि ये अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में घुस जाते थे। जैसे कि ये है सूर्य, ये बुध चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये जो प्लूटो था ये बीच में ऐसे भी घुस सकता था, कहीं से भी आ सकता था, ऐसे उसकी अपनी कोई एक कक्षा नहीं थी। इसी वजह से उसे प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए इसमें एक ये फैक्ट दिया हुआ है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले जो खगोल शास्त्री, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं, जो कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। मतलब हालांकि अभी भी ब्रह्मांड को और अच्छे से खोजा जा रहा है, इसमें बहुत सी नई नई खोजें पता चलती हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। सूर्य से अगर हम दूरी के अकॉर्डिंग देखें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी हमारी पूरी तरह से गोल नहीं है, ना ही ये है। पृथ्वी हमारी ऐसी है, ये मान लीजिए गोल है तो ये ध्रुव होती है, तो यहाँ से क्या है वो थोड़ी चपटी है ऐसे करके। तो ऐसे करके आप मान सकते हैं ये पृथ्वी है, थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए जितनी भी हमें ज़रूरतें या जो भी परिस्थितियां हमें अनुकूल चाहिए वो सभी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर पानी भी है, वायु भी है। हमारे जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है सभी पृथ्वी पर मिलती हैं। वायु में जीवन के लिए ज़रूरी गैसें जैसे कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखती है क्योंकि इसको 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो इसकी 2/3 सतह इतनी मान सकते हो, तो ये सारी कितनी है पानी से ढकी, इसी वजह से हमें नीला रंग दिखता है पृथ्वी का और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर फैक्ट है, प्रकाश की जो गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहला चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अब देखिए उपग्रह के बारे में हम पहले देख लेते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें कुछ होते हैं कुदरती, कुछ होते हैं मानव निर्मित, मतलब कि आर्टिफिशियल। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसैट, तो ये सभी जो अंतरिक्ष में उपग्रह भारतीय उपग्रह जो भेजे गए हैं। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा।
इसका व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। यह इतना बड़ा हो इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब कि ये हमारे जो पृथ्वी के नज़दीक है बाकी खगोलीय पिंडों की तुलना में। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और सूर्य मतलब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की अगर दूरी को हम कंपेयर करें तो हमने क्या देखा था? जो हमने देखा था सूर्य कितनी दूर है, यहीं पर देखा था, 1 मिनट, 15 करोड़ किलोमीटर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाख की, 3 लाख। तो आप देख सकते हैं सूर्य काफ़ी दूर है। ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ऐसे करके आर्टिफिशियल जो उपग्रह होते हैं वो भेजे जाते हैं। रॉकेट का यहाँ पर प्रक्षेपण हुआ, यहाँ पर रॉकेट का जो पृथ्वी पर गिरना और फिर उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, और फिर जो भी पृथ्वी के आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल मतलब उनको कैप्चर करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहां पर रहना संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूरा चांद होता है, चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूरा चांद होता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर गड्ढे, वहाँ पर और भी जो पर्वत मैदान है वो थोड़े थोड़े हमें दिखते हैं। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का भाग होते हैं जो कि बहुत ही पहले विस्फोट हुआ था, उसके बाद मतलब टूट कर ग्रहों से अलग हो गए थे, तो इसी वजह से वो क्षुद्र ग्रह बन गए। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होता है, उसके कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा रात के समय कि बचपन में या कभी भी, अभी भी आप हो सकता देखते हो कि जो रात को हम देखते हैं तारा टूटता, जिसे हम बोलते हैं तारा टूटता तो हमें कुछ विश मांग लेनी चाहिए, हम ना, ऐसे जो धारणाएं बनी होती है, ऐसे कॉन्सेप्ट, तो वो क्या उल्का पिंड होते हैं। वो तारा नहीं टूटता है, वो बल्कि उल्का पिंड होते हैं जो कि हवा में घर्षण होने के कारण वायु में तो ये टूट जाते हैं। इनमें आग उत्पन्न होती है। कई बार ये बिना जले भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढे उत्पन्न होते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखता है। ऐसे करके एक चमकदार रास्ता दिखता है। तो इन लाखों तारों का समूह होता है। ये पट्टी आकाशगंगा होती है, मिल्की वे। तो हमारा जो सौर मंडल है इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की जो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। मतलब ब्रह्मांड में क्या होता है, आकाशगंगाएं होती है। आकाशगंगाएं में सोलर सिस्टम होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, उसमें हमारा जो सोलर परिवार मतलब सूर्य परिवार है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी खोज करने में लगे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो आप इसके ज़रिए समझ सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी आकाशगंगा होती हैं। उसमें हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है, और मिल्की वे में ये सूर्य मंडल है, मतलब जो सूर्य मंडल होता है ये भी बहुत सारे होते हैं। सूर्य मंडल में हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसी तरह से ये हम पूरे ब्रह्मांड को हम ऐसे समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा, फिर सौर मंडल, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में और भी ग्रह हैं जो हमने पढ़े थे। तो आप अब इस एक्सरसाइज को करके देख सकते हैं।
तो आप ये खाली स्थान भर के या पूरी इस एक्सरसाइज को अगर आप करके देखेंगे तो आई होप आपकी थोड़ी समझ और बढ़ जाएगी, आपको समझ आने लगेगा चैप्टर में हमने क्या किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।